दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है राजकुमारी के जादुई गुलाब की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर से राज्य में रानी पार्वती राज करती थी। रानी पार्वती बहुत ही सुंदर रानी थी। वो अपनी प्रजा को हमेशा खुशहाल रखती थी। उसी राज्य में विनोद नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी महक के साथ रहता था। उसकी बेटी महक बहुत ही सुंदर और होशियार थी। साथ ही साथ वो बहुत ही ईमानदार भी थी। विनोद सुबह ही काम करने के लिए चला जाता था। इस बीच महक घर पर अकेली ही रहती थी। फिर एक दिन जब महक खाना बनाने के लिए जाती है, तब वो देखती है कि उसकी सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। आज तो खाना बनाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची है। मैं जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर महक लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल की तरफ चल देती है। लेकिन महक को एक भी सूखी लकड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। सूखी लकड़ियों की खोज में महक जंगल के अंदर जाने लगती है। चलते चलते महक जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाती है। फिर महक सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगती है। जब महक लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी, तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर से गुलाब पर पड़ती है, जिसे देखकर महक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये गुलाब कितना सुंदर है। इतने घने जंगल में भला इतना सुंदर गुलाब कहाँ से आया है। मैं इस गुलाब को अपने साथ अपने घर पर लेकर चलती हूँ और अपने आंगन में इसे लगा दूंगी। महक लकड़ी और गुलाब लेकर अपने घर पर वापस चली आती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर जब महक अपने गुलाब को देखने के लिए आती है, तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो गुलाब बहुत ही सुंदर और ताज़ा दिखाई दे रहा था। प्रकृति का बनाया हुआ ये कितना सुंदर गुलाब है। मैं पापा को बुलाकर अभी इसे दिखाती हूँ। पापा इसे देखकर बहुत खुश होंगे। महक गुलाब का पौधा दिखाने के लिए अपने पापा को आवाज लगाती है। महक की आवाज को सुनकर विनोद वहाँ पर आ जाता है और महक से कहता है, महक बेटा, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है। मैं कल से काम पर जाऊंगा। ठीक है पापा। अच्छा ये बताइए कि ये गुलाब का पौधा दिखने में कैसा दिख रहा है? जब मैं कल जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई थी, तब मुझे ये पौधा दिखाई दिया। ये इतना सुंदर गुलाब का पौधा है, इसलिए मैं इसे घर पर लेकर चली आई। विनोद जैसे ही गुलाब की तरफ देखता है, उसे भी गुलाब बहुत अच्छा लगता है। और विनोद जैसे ही गुलाब को अपने हाथों में लेता है, वो अपने आप को बहुत ही तरोताजा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी थकावट दूर हो गई है। फिर विनोद कहता है, अरे बेटा, जैसे ही मैंने इस गुलाब को छुआ, मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे कोई भी थकान महसूस ही नहीं हो रही है। कहीं ये गुलाब कोई जादुई गुलाब तो नहीं है? क्या सच में पापा? जैसे ही आपने इस गुलाब को छुआ, तो आपकी सारी थकावट दूर हो गई। मुझे तो अब लगता है कि ये जादुई गुलाब ही है। लगता है ये जादुई गुलाब सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। विनोद और महक दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, रानी पार्वती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जो भी उन्हें ठीक कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सुनो सुनो सुनो। क्या रानी पार्वती की तबीयत खराब है? महक, इस गुलाब को ले जाकर रानी पार्वती को दे दो। क्या पता इससे वो ठीक हो जाएं।
रानी बहुत ही अच्छी हैं। वो प्रजा का बहुत ध्यान रखती हैं। वो ठीक हो जाएंगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। महक जादुई गुलाब को लेकर रानी पार्वती के महल में जाती है और महक जैसे ही गुलाब को रानी पार्वती के सर पर रखती है, रानी पार्वती बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। रानी जैसे ही उस गुलाब को देखती हैं, उन्हें सारी बातें समझ में आ जाती हैं। फिर रानी पार्वती कहती हैं, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं जानती होगी आज तुमने मुझे क्या लौटाया है। तुम्हें इसके बदले क्या इनाम चाहिए बेटा, तुम मुझसे बोलो। महारानी जी, आप गुलाब से ठीक हो गई हैं। इससे बढ़कर हम प्रजा को भला और खुशी क्या हो सकती है। अब मैं अपने घर पर चलती हूँ। मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप मुझे आज्ञा दीजिए। तभी रानी पार्वती जैसे ही उस जादुई गुलाब को छूती हैं, वो गुलाब एक बहुत ही सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाता है। रानी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। बेटा, आज तुमने मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी जी, मैं कुछ समझी नहीं। ये गुलाब भला आपका बेटा कैसे हो सकता है। ये बात उस समय की है जबकि एक डायना नाम की जादूगरनी राजकुमार से शादी करना चाहती थी और जब राजकुमार ने उसे मना कर दिया, तब उस जादूगरनी ने राजकुमार को एक श्राप दे दिया और मेरे बेटे राजकुमार एड्रियन को एक गुलाब के फूल में बदल दिया। बेटा, आज तुमने इस श्राप को तोड़ दिया है और तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम इस राज्य की रानी बनना स्वीकार करोगी? हाँ महक, आज तुमने इस श्राप को तोड़कर मेरी जान बचाई है। क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? इससे ज्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। उसके बाद एक शुभ दिन पर राजकुमार एड्रियन और महक की शादी हो जाती है। अब राजकुमार एड्रियन और महक उस साम्राज्य के नए राजा और रानी बन जाते हैं। वो दोनों प्रजा की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आरोही नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ रेवती और अपनी सौतेली बहन मनीषा के साथ रहती थी। आरोही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, इसलिए वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। जबकि दूसरी तरफ आरोही की सौतेली बहन मनीषा बहुत ही सुस्त और कामचोर थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। क्योंकि आरोही पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए कॉलेज वालों ने उसे उपहार में एक स्कूटी दी थी। स्कूटी को पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश थी। उसके बाद आरोही रोज अपनी नई स्कूटर को चलाकर कॉलेज जाया और आया करती थी। ये सब देखकर रेवती और मनीषा को उस पर बहुत गुस्सा आता था। तू हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है और तो और तुझे इनाम में स्कूटी भी मिली है, जिस वजह से पूरे गांव के लोग मेरी बेटी का बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन माँ, इसमें मेरी क्या गलती है। अगर दीदी भी मन लगाकर पढ़ाई करेंगी तो वो भी फर्स्ट आ सकती हैं और उनको भी एक नई स्कूटी मिल सकती है। माँ, ये रोज मजे से स्कूटी पर बैठकर कॉलेज जाती है और मुझे पैदल ही जाना पड़ता है। इस बात से मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अब मैं इसकी स्कूटी को ही जलाकर राख कर दूंगी। हाँ, तू सही कह रही है। इसकी स्कूटी को ही जलाकर राख कर देते हैं। इतना कहकर रेवती अंदर से मिट्टी का तेल लाती है और उसे आरोही की स्कूटी पर डाल देती है। तुम लोग ऐसा मत करो, ये मेरी मेहनत का फल है, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन वो दोनों आरोही की एक नहीं सुनते और स्कूटी को आग लगा देते हैं।
बेचारी आरोही अपनी स्कूटी को जलता हुआ देखकर बहुत रोती है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। अब तू कल से कॉलेज नहीं जाएगी, बल्कि दूसरों के घरों में काम करेगी। हाँ, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। और अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। समझ में आई बात? इस तरह से दोनों माँ बेटी मिलकर आरोही की पढ़ाई छुड़वा देती है और उसको एक औरत के यहाँ झाड़ू पोछे का काम दिलवा देती है। सुन आरोही, ये चावल की बोरी उठाकर जल्दी से चक्की पर ले जा और उसे पिसवाकर जल्दी से लेकर आ। लेकिन मालकिन, ये बोरी तो बहुत ही भारी है, मैं इतना सारा चावल लेकर नहीं जा सकती। देख, ज्यादा नखरे मत कर, तू मेरी नौकरानी है। मैं जो बोलूँगी तुझे वो करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर आरोही की मालकिन एक डंडा उठा लेती है और उससे बोलती है, अब जल्दी से बोरी उठा, नहीं तो मैं तेरी खाल खींच लूंगी। इसके बाद आरोही दुखी होकर वो बोरी उठाकर वहाँ से ले जाती है। लेकिन तभी रास्ते में अचानक से बहुत तेज बारिश हो जाती है और सारा चावल पूरी तरह से भीग जाता है। अरे, सारा चावल तो भीग गया। आज तो मुझे मालकिन बहुत मारेंगी। अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ पर उसकी मालकिन भी आ जाती है। तेरा सत्यानाश हो, इतना सारा अनाज बर्बाद कर दिया, मनहूस कहीं की। मैं करती भी क्या मालकिन, अचानक से इतनी तेज बारिश आ गई, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है, आज मेरा बहुत नुकसान हुआ है। अब मैं तेरी पिटाई करके ही अपना गुस्सा शांत करूंगी। इतना कहकर आरोही की मालकिन अपनी सैंडल निकालती है और उससे आरोही को जानवरों की तरह पीटने लगती है। मुझे छोड़ दो मालकिन, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, कोई बचाओ मुझे। आरोही की मालकिन आरोही को बेरहमी से मार रही थी कि तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी। वो परी आरोही को पीटते हुए देख लेती है, इसलिए परी को आरोही की मालकिन पर बहुत गुस्सा आता है। परी आरोही को बचाने के लिए वहाँ पर प्रकट हो जाती है। रुक जा दुष्ट औरत, तुझे इस मासूम को मारते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही क्या? मैं इसकी मालकिन हूँ और ये मेरी नौकरानी है। मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, तुझे क्या? तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? अच्छा, रुक तू, मैं तेरी अकल अभी ठीक करती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर एक सैंडल प्रकट करती है। फिर वो सैंडल मालकिन को खूब मारती है। अरे, मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। इसके बाद मालकिन वहाँ से भाग जाती है। फिर परी आरोही का हाथ पकड़कर आरोही को अपने परीलोक ले जाती है और अपने परीलोक के स्कूल के सामने लाकर उसे खड़ा कर देती है। आरोही, ये परीलोक का जादुई स्कूल है। यहाँ पर सभी परियां जादू करना सीखती हैं। अब से तुम भी यहाँ पर जादू की पढ़ाई करना और देखना, फिर तुम कुछ ही महीनों में एक अच्छी परी बन जाओगी। जादुई स्कूल को देखकर आरोही बहुत खुश होती है। उसके बाद जादुई स्कूल के अंदर से एक साइकिल और कुछ किताबें आरोही के पास आती हैं। ये जादुई साइकिल है। ये साइकिल तुम्हें तुम्हारे घर से उड़ाकर यहाँ पर ले आएगी। अब तुम जाओ यहाँ से और कल रात होते ही यहाँ पर पढ़ाई करने आ जाना, ठीक है? इसके बाद आरोही परी का शुक्रिया अदा करके अपनी किताबें लेकर उस साइकिल पर सवार हो जाती है
और उड़कर अपने घर के बाहर आ जाती है। लेकिन तभी रेवती और मनीषा वहाँ पर आ जाती है। मनीषा और रेवती ने आरोही की साइकिल उड़ते हुए देख ली थी। आरोही, ये बता, तेरे पास उड़ने वाली साइकिल कहाँ से आई? ये साइकिल मुझे एक परी ने दी है और कल से मैं परीलोक के स्कूल में जाकर पढ़ाई करूँगी। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर उस स्कूल में बहुत सारी जादुई चीजें भी होंगी। चलो माँ, हम दोनों उस स्कूल में चलते हैं। फिर हम दोनों उस स्कूल से ढेर सारी जादुई चीजें लेकर आएंगे और बहुत ही अमीर हो जाएंगे। हाँ बेटी, तूने बिल्कुल सही कहा। चल आरोही, हमें इसी वक्त उस जादुई स्कूल में ले चल, वरना हम दोनों तेरी खूब पिटाई करेंगे। आरोही मजबूर थी, इसलिए वो उन दोनों को अपनी साइकिल पर बिठाकर जादुई स्कूल में ले जाती है। अरे वाह, ये स्कूल तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद दोनों माँ बेटी जादुई स्कूल के अंदर जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर परी आ जाती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर दोनों माँ बेटी को हवा में उल्टा लटका देती है और नीचे जमीन में आग लगा देती है। परी जी, हमें माफ कर दो, हमें नीचे उतारो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बेटी मोनिका, हमें बचा ले, अब हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। परी जी, आप इन्हें छोड़ दीजिए। आरोही के इतना कहने पर परी उन दोनों को छोड़ देती है। इस तरह उन दोनों माँ बेटी को उनके किए की सजा मिल जाती है और उस दिन के बाद से वो दोनों कभी भी आरोही को परेशान नहीं करती और उसकी खूब सेवा करती है। अब आरोही अपनी माँ और बहन के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है और दूसरी तरफ आरोही परियों के जादुई स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है और कुछ ही दिनों बाद वो एक शक्तिशाली और खूबसूरत परी बन जाती है।